नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा में। देखिएगा, आज अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी क्लास पिछले कुछ दिनों में नहीं लग पाई है आपकी। आज अपन देख लेते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर आगे जो अपना टॉपिक है उसको। देखिएगा, अपन ने राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान का निर्माण अपन ने पढ़ लिया था, राजस्थान की स्थिति और विस्तार अपन ने पढ़ लिया था। देखिएगा, आज अपन चलते हैं भौतिक प्रदेशों की ओर। उससे पहले आपको एक चीज बता देना चाहूंगा मैं, ये जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख सके। और हाँ, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलो अपन देखते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर आज नया टॉपिक है अपने पास में, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है अपने पास में, भौतिक प्रदेश। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की अगर अपन बात करते हैं तो मैंने आपको पहले सारी चीजें बता दी। जब पहली क्लास मेरी हुई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था किस किस अंदाज में अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ था। देखो दोस्तों, आज उसी चीज को लेकर के अपन आगे बढ़ते हैं और उसके बीच में अपन ने एक टॉपिक ले लिया था राजस्थान की स्थिति और विस्तार। उस टॉपिक से ही ये सारे के सारे भौतिक प्रदेश आज अपने अच्छे से समझ में आएंगे। देखिएगा दोस्तों, भौतिक प्रदेशों की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर टोटल 4 भौतिक प्रदेश है। मतलब अपन कह सकते हैं कि राजस्थान को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भौतिक प्रदेश अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन अरावली पर्वतमाला की। ये लीजिएगा दोस्तों, अरावली पर्वतमाला। दूसरे भौतिक प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं तो वो आता है हाड़ौती का पठार। इस हाड़ौती के पठार को अपन दक्षिण पूर्वी पठार भी बोल सकते हैं। दक्षिण पूर्वी पठार क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जो ये हाड़ौती का पठार है वो राजस्थान की दक्षिण पूर्वी दिशा में फैला हुआ है। उस कारण से अपन इसको क्या कह सकते हैं? दक्षिण पूर्वी पठार भी कह सकते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तीसरे भौतिक प्रदेश की तो वो आता है मरुस्थलीय प्रदेश। ये लीजिएगा दोस्तों, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, और जो चौथा भौतिक प्रदेश अपने पास में आता है वो आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये लीजिएगा दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, देखो ये 4 भौतिक प्रदेश मैंने आपको पहले बता दिए थे। ये जो 2 भौतिक प्रदेश है इन दोनों का निर्माण अपने पास में हुआ था गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड क्रम की जो चट्टानें थी उन चट्टानों के अंदर लावा और ज्वालामुखी निकले आपस में टक्कर होने के कारण, और उसी के साथ में अपने राजस्थान में 2 भौतिक प्रदेश निकल करके आए। एक अरावली पर्वतमाला, दूसरा हाड़ौती का पठार या फिर दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है, अगले 2 भौतिक प्रदेश अपन लेते हैं तो ये जो दोनों भौतिक प्रदेश है इनका निर्माण हुआ था टेथिस सागर से। ये लीजिएगा दोस्तों, टेथिस सागर। एक चीज आपको बता देना चाहूंगा, जो भी खारे पानी की झीलें आज भी पाई जाती हैं उन खारे पानी की झीलों को किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। क्लियर हो गया? देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको एक और चीज बताई थी। वो चीज क्या बताई थी? ये जो अरावली पर्वतमाला है ये सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। पिछले राजस्थान पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन उठ करके आया था कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम क्षेत्र कौन सा है अपने पास में? अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के बाद में हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ था, उसके बाद में मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ था, और उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ था। मतलब अपन यह कह सकते हैं कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। क्लियर हो गया? जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसके अंदर जिस मिट्टी का विस्तार है वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहते हैं जल को ओढ़कर
आने वाली मिट्टी, मतलब नदियों के साथ में नदियों का जो पानी है वो मिट्टी का कटाव करते हैं, और उस कटाव के अंदर जो मिट्टी है वो नदियों के पानी के साथ में बह करके आती है, और जहां पर वो विलीन होती है, जहां पर उन नदियों का संगम होता है, जैसे अपन महासागर बोल सकते हैं, महासागर में नदियों का संगम होता है, तो महासागर से पहले वो नदियां क्या करती है, उस मिट्टी को या तो मैदानी भागों में छोड़ देती है, या फिर क्या कर देती है, महासागरों के पास में डेल्टा का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में पूर्वी मैदानी प्रदेश है। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलो अपन थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं इन चारों भौतिक प्रदेशों की। देखिएगा, अपन मैप के द्वारा इन चारों भौतिक प्रदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। ये लीजिएगा दोस्तों, ये अपना क्या है, राजस्थान है। ठीक है, इस राजस्थान को अपन क्या करते हैं, चार भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटते हैं। चलो बांट लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीजिएगा, ये अपने पास में हो गया राजस्थान। ठीक है, इसको यदि अपन चार भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं तो देखो सबसे ऊपरी वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो भाग है, ये इसको कहा जाता है मरुस्थलीय प्रदेश। मैं लिख देता हूं, ये अपने पास में कौन सा पार्ट है, मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, बता देता हूं, जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसके अंदर राजस्थान के 12 जिले सम्मिलित है। कितने जिले सम्मिलित है, 12 जिले सम्मिलित है। क्लियर हो गया। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपने पास में एक भौतिक प्रदेश आता है, वो इस तरीके से फैला हुआ है, और इस भौतिक प्रदेश का नाम क्या है अपने पास में, सॉरी थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये वाला भाग अपने पास में ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, ये लीजिएगा, ये मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। ये अपने पास में कौन सा हो गया, अरावली पर्वतमाला। ये लीजिएगा दोस्तों, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, ये लीजिएगा। ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला हो गई अपने पास में। इस अरावली पर्वतमाला की यदि अपन बात करते हैं तो देखिएगा, इसके नीचे जो भौतिक प्रदेश आता है वो अपने पास में इस तरीके से आता है, और इसको अपन क्या कहते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या कहते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये लीजिएगा, और देखिएगा सबसे नीचे अपने पास में एक क्षेत्र बच गया, ये वाला। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हाड़ौती का पठार या फिर दक्षिण पूर्वी पठार। हाड़ौती का पठार या फिर दक्षिण पूर्वी पठार। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से अपने पास में जो चारों भौतिक प्रदेश है वो बटे हुए हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के 33 जिलों में से 12 जिले आते हैं। अरावली पर्वतमाला के अंदर जिलों की संख्या 13 है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर 10 जिले सम्मिलित हैं, और हाड़ौती के पठार के अंदर टोटल 7 जिले अपने पास में सम्मिलित हैं। देखो दोस्तों, 12 और 13 25 और 10 35, 35 और 7 42। अपने पास में रियल में जिलों की संख्या 33 है, लेकिन यहाँ पर कितनी हो रही है, 42 हो रही है। ऐसा क्यों दोस्तों, 9 जिले ज्यादा क्यों हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, इस सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर 9 जिले ऐसे हैं जो 2 भौतिक प्रदेशों के अंदर मिले हुए हैं। मतलब 2-2 भौतिक प्रदेशों में उनकी काउंटिंग होती है, इसलिए अपने पास में यहाँ पर काउंटिंग में क्या आ रहे हैं, 42 डिस्ट्रिक्ट्स अपने पास में आ रहे हैं। चलो दोस्तों, अपन चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले अपन बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश की। किसकी बात करते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश की। मरुस्थलीय प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने हिस्से में फैला हुआ है, तो देखो मैं बता देता हूं आपको। कुल क्षेत्रफल का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो है 61.11%। मतलब टोटल जो राजस्थान है 100% है, उस 100% में से 61.11% भूभाग में क्या फैला हुआ है, मरुस्थल फैला हुआ है। दोस्तों बात करते हैं जनसंख्या की, कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो जनसंख्या यहाँ पर कितनी निवास करती है, 40%। मतलब टोटल राजस्थान के अंदर यदि 100 आदमी रह रहे हैं तो मरुस्थलीय प्रदेश में कितने रह रहे हैं, 100 में से 40 आदमी रह रहे हैं। ठीक है,
बात करते हैं वार्षिक बारिश की। देखिएगा बारिश जो होती है वो हमेशा वार्षिक देखी जाती है। क्यों? वर्ष भर में होने वाली बारिश, क्योंकि जो भी ऋतुएं आती है वो वर्ष में एक बार आती है और उन ऋतुओं में जो बारिश होती है वो वर्ष के अंत में एक साथ देखी जाती है कि इस वर्ष में कितनी बारिश हुई, इस वर्ष में कितनी बारिश हुई, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? वार्षिक बारिश। तो देखिएगा जो मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर अपने पास में 20 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक बारिश होती है। कितनी होती है? 20 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक बारिश होती है। क्लियर हो गया? देखो आगे अपने पास में आता है अरावली पर्वतमाला। मैं इधर लिख देता हूं अरावली पर्वतमाला के बारे में दोस्तों। देखो अरावली जो पर्वतमाला है अपने पास में, इस अरावली पर्वतमाला की अगर अपन बात करते हैं तो इस अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल, मतलब अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान के कुल भूभाग के कितने हिस्से में फैली हुई है? तो कितने हिस्से में फैली हुई है? 9% भूभाग के अंदर। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 9% हो गया। इस 9% भूभाग के अंदर अपने पास में जनसंख्या कितनी रहती है? 10%। ये लीजिएगा दोस्तों 10%। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। वार्षिक बारिश। देखो भाई पर्वतमाला है, वार्षिक बारिश, पर्वतमाला है मतलब बारिश तो ज्यादा होगी। ज्यादा कितनी होगी बता देता हूं, 50 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक बारिश। ये लीजिएगा दोस्तों राजस्थान के अरावली पर्वतमाला वाले भूभाग के अंदर वार्षिक बारिश कितनी होती है? 50 से 90 सेंटीमीटर। दो चीज क्लियर हो गई अपने पास में। मरुस्थलीय प्रदेश क्लियर हो गया, अरावली पर्वतमाला है। अभी मैं आपको ओनली बेसिक जानकारी दे रहा हूं, चारों भौतिक प्रदेशों को अपन अलग अलग करके फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश की तरफ। तो ये अरावली पर्वतमाला क्लोज करता हूं। अगला आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये लीजिएगा दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश के क्षेत्रफल की यदि अपन बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना है? 23%। ये लीजिएगा दोस्तों 23% भूभाग के अंदर क्या फैला हुआ है? पूर्वी मैदानी प्रदेश फैला हुआ है। क्लियर हो गया अपने पास में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अपन आगे चलते हैं। तो इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है? जनसंख्या इसमें निवास करती है 39%। मतलब अगर 100 आदमी पूरे राजस्थान में रह रहे हैं तो 100 में से 39 आदमी कहां पर रह रहे हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश में रह रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्षेत्रफल इतना कम है लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है, उसका क्या रीजन है वो चीज भी अपने सामने आएगी। बता देता हूं चलो यहीं पे। मतलब यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो तो बहुत कम है लेकिन क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या बहुत ही ज्यादा निवास करती है। रीजन क्या है? क्योंकि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ का सर्वाधिक विस्तार है और इसीलिए जो किसान लोग हैं राजस्थान के अंदर सर्वाधिक किसान पाए जाते हैं। तो उस कारण से जो किसान लोग हैं वो अच्छी खेती यहाँ पर कर पाते हैं और अच्छा जो भी मतलब पानी की अगर अपन बोल सकते हैं कि पानी की यहाँ पर कमी है तो पानी की भी यहाँ पर कमी नहीं है इस वाले क्षेत्र में। तो उस कारण से क्या है लोग अच्छे से अपना जीवन यापन यहाँ पर कर सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि पूर्वी मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, क्यों? क्योंकि वहां पर सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ का विस्तार है। चलो देखते हैं वार्षिक बारिश। देखो दोस्तों वार्षिक बारिश की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर बारिश होती है 50 से 80 सेंटीमीटर। कितनी बारिश होती है? 50 से 80 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 भौतिक प्रदेश अपने पास में क्लियर हो गए। चौथे की अगर मैं बात करता हूं हाड़ौती के पठार की, तो देखो हाड़ौती के पठार का क्षेत्रफल देख लीजिएगा कितना प्रतिशत बचा अपने पास में। देखो 61.11%, 9% और 23%। 61 और 9 70, 70 और 23 93। बचा कितना अपने पास में? 6.89, क्योंकि यहाँ पर 11 भी है। तो ये लीजिएगा क्षेत्रफल कितना हो गया हाड़ौती के पठार का? 6.89%। मतलब जो हाड़ौती का पठार है वो कुल 100 किलोमीटर में से मान लीजिएगा यदि राजस्थान 100 किलोमीटर में फैला हुआ है तो 100 किलोमीटर में से 6.89 किलोमीटर किसका हिस्सा है? हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलो बात करते हैं जनसंख्या की। तो देखो
इसके अंदर जनसंख्या कितनी निवास करती है? 11%। वही सिस्टम जो बचा वो 40 और 10 50, 50 और 39 कितनी हो गई अपने पास में 89, बचा क्या 11। तो 11% जनसंख्या कहां पर निवास करती है? हाड़ौती के पठार में निवास करती है। क्लियर हो गया। आगे अपन चलते हैं वार्षिक बारिश। ये लीजिएगा दोस्तों वार्षिक बारिश। तो वार्षिक बारिश यहाँ पर कितनी होती है? 80 से 120 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 80 से 120 सेंटीमीटर। चलो 20 से 50, 50 से 90 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितनी होती है? 80 से 120 सेंटीमीटर। ये लीजिएगा दोस्तों। क्लियर हो गया इतना मीटर। देखिएगा अब यहां पर क्वेश्चन क्या उठते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी क्षेत्र में निवास करती है? देखो दोस्तों 40%, 9%, 39% और 11%। सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर निवास कर रही है? 40% मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे कम जनसंख्या कौन से क्षेत्र में निवास करती है, तो सबसे कम जनसंख्या कौन से क्षेत्र में निवास करती है? अपने पास में अरावली पर्वतमाला के अंदर। किसके अंदर? अरावली पर्वतमाला जो पहाड़ी इलाका है उसके अंदर सबसे कम जनसंख्या अपने पास में निवास करती है। हो गई चीज के लिए। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर निवास करती है? देखो दोस्तों क्षेत्रफल 23%, जनसंख्या 39%। इस चीज को आप ऐसे समझिएगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर 23 तो बेड लगे हुए हैं और सोने वाले कितने हैं? 39 है। तो 23 बेड पे 39 कैसे सोएंगे भाई साहब? मतलब दो दो जनों को सोना पड़ेगा एक एक बेड पे। सीधी सी बात होगी। तो मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल की तुलना के अंदर जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। कई बच्चों की नजर इधर पड़ रही है कि सर ये भी तो हो सकता है। देखो भाई क्षेत्रफल 7 है लगभग और जनसंख्या 11% है। मतलब 7 बेड के ऊपर यदि 11 जने सो रहे हैं और इधर 23 बेड पे 39 जने सो रहे हैं, अगर अपन दोनों की तुलना करते हैं तो देखिएगा 14 बेड के ऊपर कितने सोएंगे? 22 जने, और 14 दूनी 28 हो जाता है। चलो अपन कर लेते हैं 21 बेड पे कितने सोएंगे? 33 जने सोएंगे। बेड कितने बचे? 2 ही बचे। तो 2 बेड के ऊपर अपने पास में यहाँ पर कितने बच रहे? 6 जने बच रहे। भाई साहब 2 बेड पे 6 जने तो नहीं सो सकते ना। तो इसलिए क्या हुआ, ये जो है वो क्षेत्रफल की तुलना में थोड़ा सा इससे कम है। यहाँ पर क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है, लेकिन इससे क्या कम निवास करती है। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की तुलना में, क्या पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की तुलना में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से क्षेत्र में निवास करती है, तो वो कौन सा हो जाएगा अपने पास में? पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। आई चीज समझ में? क्वेश्चन यदि आपको पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की तुलना में सबसे कम जनसंख्या कौन से क्षेत्र में निवास करती है, तो दोस्तों अपना आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय प्रदेश। देखो वही बेड वाला सिस्टम, 61 बेड लगे हुए हैं, 40 जने यहाँ पर सोने वाले हैं, तो बेड तो क्या रह जाएंगे? खाली रह जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा क्षेत्र यहाँ पर खाली पड़ा रहता है। रीजन क्या है? मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है ये? थार का मरुस्थल। तो क्षेत्रफल की तुलना में सबसे कम जनसंख्या कौन से क्षेत्र में निवास करती है? मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर निवास करती है। ये चीज तो आपकी समझ में आई गई होगी। चलो अपन आगे देखते हैं। अगर अपन आगे देखते हैं बारिश का मीटर, तो देखो बारिश के मीटर में अपने पास में क्या है? यहाँ पर 20 से 50 सेंटीमीटर बारिश कमी हो रही है। यहाँ 50 से 90 सेंटीमीटर ठीक है। यहाँ 50 से 80 सेंटीमीटर, यहाँ ज्यादा हुई, फिर यहाँ पे कम, और यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। रीजन क्या है बता देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, या फिर नोट्स बना रहे हो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं राजस्थान के इस वाले क्षेत्र के अंदर। ये गुजरात है। गुजरात के नीचे क्या है? अरब सागर। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। यहां पर क्या है अपने पास में? अरब सागर। ठीक है, राजस्थान से ज्यादा दूरी नहीं है अरब सागर की। लेकिन इस वाले क्षेत्र में अपन बात करते हैं तो भारत में नीचे नीचे तमिलनाडु, और तमिलनाडु के पास में क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। देखो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर
सबसे पहले मानसून कहां से आता है या किसके द्वारा आता है, तो देखिएगा सबसे पहले राजस्थान में जो मानसून आता है वो आता है अरब सागर के द्वारा। किसके द्वारा आता है? अरब सागर के द्वारा। मतलब राजस्थान में जो सबसे पहले मानसून आता है वो उसको किसका स्रोत माना जाता है? उसको अरब सागर का स्रोत माना जाता है। लेकिन वो मानसून इतना प्रभावशाली नहीं रहता है। राजस्थान के अंदर अरब सागरीय जो मानसून आता है उस मानसून का कोई प्रभाव राजस्थान में नहीं दिखाई देता है। रीजन बता देता हूं आपको। अरब सागर है, अरब सागर का जो पानी है वो वाष्प के रूप में ऊपर उठता है और हवाओं के साथ में, जिनको अपन पूर्वइया भी बोल सकते हैं, मतलब पूर्व से चलने वाली हवाएं, इधर से हवाएं चलती हैं तो मतलब बंगाल की खाड़ी की जो बारिश है वो पूर्वइयों के द्वारा आती है। पूर्वइया ध्यान रखना किसे कहते हैं? पूर्व से चलने वाली हवाओं को पूर्वइया कहते हैं। ठीक है, तो देखो अपने पास में अरब सागर का जो जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ता है और हवाओं के साथ में राजस्थान की ओर वृद्धि करता है, राजस्थान की ओर आगे बढ़ता है। इधर अपन बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश की, तो मरुस्थलीय प्रदेश में देखो कोई भी अवरोध अपने पास में नहीं है, इसलिए जो बादल बने हुए होते हैं पानी के वो सीधे सीधे कहाँ निकल जाते हैं? आगे निकल जाते हैं। आगे कहां से टकराएंगे? फिर जाकर के हिमालय पर्वतमाला जिंदाबाद। चलो आगे अपन बात करते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का विस्तार पालनपुर गुजरात से स्टार्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर अपने पास में अरब सागरीय जो बादल बनकर के आएंगे, जो पानी वाष्प के रूप में आगे आएगा वो अरावली पर्वतमाला में यहाँ से टकराएगा और बारिश कहाँ पे करेगा? गुजरात में। राजस्थान के अंदर इसमें कोई भी अवरोध नहीं आता है। क्लियर हो गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं तो देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश में भी अपने पास में कोई अवरोध नहीं है, तो उस कारण से यहाँ पर भी अपने पास में उतना प्रभाव नहीं दिखा पाता है मानसून। और हाड़ौती का पठार, तो हाड़ौती के पठार के अंदर क्या है कि ये यहाँ पर पठारी इलाका है, तो यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश अपने पास में मानसून के द्वारा हो जाती है। कौन से मानसून के द्वारा? अरब सागरीय मानसून के द्वारा। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे पहले मानसून कहां से आता है, तो वो मानसून कहां से आता है? अरब सागर से आता है। लेकिन प्रभावशाली मानसून कहां से आता है? वो आता है बंगाल की खाड़ी से। देखो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की अगर अपन बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी का पानी वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, राजस्थान की ओर पूर्वइयों के साथ में आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले अपने पास में क्या है? हाड़ौती का पठार। बारिश कहां पर करेगा? हाड़ौती के पठार। यहां से एक और क्वेश्चन उठता है, वो क्या उठता है कि राजस्थान में मानसून कौन से जिले से प्रवेश करता है? देखो दोस्तों बता देता हूं, अधिकांशतः जो मानसून है वो अपने पास में झालावाड़ से प्रवेश करता है। कहां से प्रवेश करता है? झालावाड़ से प्रवेश करता है। लेकिन कई बार बांसवाड़ा से भी मानसून प्रवेश करता है। क्लियर हो गई? अधिकांशतः झालावाड़ से मानसून प्रवेश करता है, लेकिन कई बार क्या करता है? बांसवाड़ा से भी मानसून प्रवेश करता है। झालावाड़ से प्रवेश करेगा और वापस कहां से लौटेगा? बांसवाड़ा से वापस लौटेगा। ध्यान रखना, ठीक है? तो देखिएगा हाड़ौती के पठार के अंदर सबसे पहले बारिश करेगा अपने पास में बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो उस कारण से क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक बारिश अपने पास में होती है। जब कोई बादल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा तो वो आगे बढ़ेगा और आगे की ओर बढ़ेगा। और देखो पूर्वी मैदान के अंदर तो कोई अपने पास में अवरोध नहीं है, और जब तक कोई अवरोध नहीं होता तब तक कोई बारिश नहीं होती। तो देखिएगा आगे अपने पास में अरावली पर्वतमाला है। वैसा पर्वतमाला है, ये तो पर्वतमाला है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा? वो बादल जाकर के अरावली पर्वतमाला से टकराएंगे और अरावली पर्वतमाला से टकरा करके क्या करेंगे? अरावली के अंदर बारिश करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो उस कारण से क्या होती है? यहाँ पर बारिश होती है। कितनी? 50 से 90। सर पूर्वी मैदानी प्रदेश में बारिश कहां से होती है? इसमें कोई अवरोध नहीं है। चलो देख लेते हैं। बादल आ रहा है, इस बादल के पीछे ये बादल आ रहा है अपने पास में, तो ये बादल जाकर के अरावली से टकराया, ये बादल जाकर के इस बादल से टकराया। तो इस तरीके से जो आगे पीछे बादल आते हैं वो आपस में बादल से बादल टकरा करके कहां पर बारिश करते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश में बारिश करते हैं। इसलिए क्या होता है, इस क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला से बारिश कम होती है। अब देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश में मैंने बताया था जलोढ़ का विस्तार। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार क्यों है? क्योंकि अरावली में बारिश होती है। अरावली में बारिश होती है तो यहाँ से क्या निकलती है? नदियां निकलती है। और वो नदियां कहाँ पर बहती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर बहती है। और इसीलिए यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ का विस्तार है।
अब बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। तो देखो मरुस्थलीय प्रदेश में वैसे भी नाक के बराबर बारिश होती है, ठीक है। तो इसलिए देखो जो बादल अरावली पर्वतमाला से ऊपर उड़ जाते हैं वो हिमालय के अलावा किसी से नहीं टकराएंगे। नहीं टकराएंगे तो फिर मरुस्थलीय प्रदेश में बारिश, देखो कई बार भूल भरोसे एक्सीडेंट हो ही जाता है भाई साहब। आपको पता है एक्सीडेंट ऐसी चीज है वो कभी भी हो सकता है। तो क्या होता है जब बादल से बादल अगर ऊपर आपस में ऐसे टकरा लेते हैं तो कहां पर बारिश हो जाती है, अपने पास में पूर्वी मैदानी प्रदेश में बारिश हो जाती है। इसलिए अपने पास में क्या है, यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। आगे चीज समझ में, तो ये मैटर है दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे पहले राजस्थान में मानसून अरब सागरीय मानसून आता है, लेकिन ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। तो प्रभावशाली मानसून बंगाल की खाड़ी का मानसून प्रभावशाली होता है। तो राजस्थान के अंदर प्रभावशाली मानसून बंगाल की खाड़ी का मानसून होता है, लेकिन पहले कौन सा आता है, अरब सागरीय मानसून। क्यों? क्योंकि अरब सागर राजस्थान के निकटतम है, लेकिन बंगाल की खाड़ी दूर स्थित होने के कारण क्या है, मानसून आगे पीछे हो जाते हैं। और इसी तरीके से अपने पास में क्या है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक और कम बारिश होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि राजस्थान में मानसून कौन से जिले से प्रवेश करता है, कौन से जिले से प्रवेश करता है, झालावाड़ जिले से प्रवेश करता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर झालावाड़ और बांसवाड़ा दोनों ऑप्शन में हो अलग अलग तो अपने को आंसर क्या करके आना है, झालावाड़। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक मानसून कहां से प्रवेश करता है दोस्तों, झालावाड़ से प्रवेश करता है। आगे चीज समझ में। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, एक भौतिक प्रदेश को लेंगे और एक भौतिक प्रदेश का अपन अलग अलग प्रकार से विभाजन करेंगे। ये अपने पास में भौतिक प्रदेशों के बारे में बेसिक जानकारी थी, वो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दी। और साथ में अगर किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल से कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट बहुत ही कम करते हो, बताते नहीं हो क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी, तो आप कमेंट करके बताया करो। और हाँ एक चीज और बता देना चाहूंगा दोस्तों, कोशिश कर रहा हूँ जल्द ही आपके लिए बहुत ही अच्छे मैथ के टीचर की भी व्यवस्था करने की। तो देखिएगा दोस्तों, हाँ ऐसा है कि विराट सर जो आपको कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है अभी लॉकडाउन के चलते उनकी क्लास मैं नहीं लगवा पाऊंगा, क्योंकि आपको मैं घर से लाइव क्लासेस देने की कोशिश कर रहा हूं और दे भी रहा हूं। तो वो क्या है थोड़ा दूर रहने के कारण मैं उनकी क्लास आपके लिए अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कोई दूसरे सर की क्लास लगाने की। और साथ में मैंने आज आपको ग्रुप में सर ने मैथ की क्लास डाली भी है, तो आप देख करके कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर वो सर बेस्ट पढ़ाते हैं तो उनकी क्लास में आपके लगवा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।